बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए 6 मार्क्स का जो सवाल है वो आपका ये वाला है। आज तक का रिकॉर्ड है कि ये ऐसा हुआ नहीं है कि ये पूछा ना गया हो। आज तक का रिकॉर्ड है 2020, 22, 23, 2024, 2025, 2026, है ना। और मैं अगर 2027 भी लिख दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 2027 में भी 100% पूछा ही जाने वाला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी पिछले वर्ष की ही बात है, 2025 बोर्ड पेपर की बात है। बच्चों का पेपर हो रहा था और मैं सुबह सुबह क्लास ले रहा था। समझना बच्चों, बच्चों का पेपर होना था और मैं सुबह सुबह क्लास ले रहा था। सुबह के 5 बजे हुए थे और मैं 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक क्लास ले रहा था। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। सवेरे 3 बजे क्लास शुरू होती है और 5 बजे खत्म होती है। ओके, जब बोर्ड का पेपर होता है तो 3 बजे क्लास शुरू होती है इस चैनल पे और 5 बजे खत्म होती है। जो पढ़ाया जाता है वही फंस जाता है। ये रिकॉर्ड है अभी तक का। होता क्या है बच्चों कि 3 बजे जब मेरी क्लास शुरू होती है और 5 बजे खत्म होती है, इसी बीच में 4 बजे के करीब मेरी आंटी की डेथ हो जाती है। और 1 मार्च 2025 की बात बता रहा हूं मैं आपको। कब की बता रहा हूं? 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 को बोर्ड का पेपर था मैथमेटिक्स का। 26 में जो मैथमेटिक्स पेपर था वो अलग डेट में था। मेरी आंटी की डेथ हो जाती है। दिव्यांशी मैम बगल में होती है। मुझे नहीं पता होता है कि आंटी की डेथ हो गई। पूरा घर जा चुका होता है, मैं अकेले रूम में पढ़ा रहा था। मुझे क्या पता कि बाहर कौन क्या कर रहा है। सब लोग चले गए। जैसे ही मैं आखिरी में ये थेल्स थ्योरम बताने जा रहा था, दिव्यांशी मैम ने मुझे साइड से रोक दिया। कहा सर 5 बज गया है, अब बच्चों को जाने दो। मैंने कहा बच्चों, एक हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, अभी भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, थेल्स थ्योरम बाय ज्ञानोदय, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 3 लाख लोगों ने उसको देखा था उस समय पर। हमने कहा बच्चों देर तो हो गई है, जिसका ये कंप्लीट ना हो वो जाके सर्च करना और कंप्लीट करके तब जाना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो इसको तैयार करके ही जाना। मैं सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में उस दिन 3 से 4 सेटों में 6-6 नंबर का बना था। और ये जब 4 बजे मेरी आंटी की डेथ हुई तो मुझे किसी ने बताया तक नहीं कि आंटी की डेथ हो चुकी है, और मैं क्लास ले रहा था। क्यों? उस समय पर क्लास में लगभग 60 से 70 हजार बच्चे एक साथ में लाइव पढ़ रहे थे। जो अभी 1000-2000 बच्चे पढ़ा करते हैं इस समय पे, क्योंकि वो आखिरी के समय पे बच्चे एक साथ आ जाते हैं पढ़ने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो बाद में पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, पर वही फिर वही होता है कि इकट्ठा सब आ जाते हैं पढ़े। तो मेरे फादर बोल के गए थे कि भैया को बताना मत, मुझे भैया बोला जाता है घर पे, कि भैया को बताना मत कि आंटी की डेथ हो गई है, क्योंकि इतने बच्चों का भविष्य का सवाल है। अब जो होना था वो तो हो गया। सोचिए हमारा हमारा परिवार भी कितने डेडिकेशन के साथ में आप लोगों के लिए लगा रहता है कि पेरेंट्स ने बताने तक नहीं दिया है। समझ में आ रही बात? अंशुल उधर एंगल नहीं दिया गया है, इसलिए हम एंगल की बात नहीं करेंगे वहां। समझ गए? एंगल दिया होता तो हम उसके बारे में बात करते। एंगल तो दिया ही नहीं ना, हमें कैसे पता? हमें तो जो दिख रहा है वो हम बताएंगे। ओके अंशुल, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। यहां तक मुझे लगता है इतनी बात समझ में आई होगी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं किस नाम से? इसे हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के नाम से, थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको ऐसे लिखा जाएगा, थेल्स थ्योरम। ठीक, तो ये थेल्स प्रमेय है। चलिए क्या कह रही है गौर से समझने का प्रयास करते हैं। कह रही यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो पहले आपको क्या करना होगा? एक त्रिभुज बनाना होगा। ठीक, तो चलिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। ये थेल्स बाबा को हम अब यहां से हटा देते हैं, क्योंकि इनको जब तक मैं हटाऊंगा नहीं तब तक जगह नहीं बचेगी, है ना। तो इनको हटाना थोड़ा जरूरी है अब यहां से। चलिए, तो ये इनको हटा दिया। हमने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज है आपके पास,
तो ये थेल्स में यहां से हटा दूंगा, वैसे नाम इतना तो आप समझ ही गए हो। चलो, हमने क्या कहा, ये एक हमने यहां पर इस तरीके से त्रिभुज बनाया, ठीक, एक त्रिभुज ऐसे हमने बना दिया, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए गौर से समझो। ओके, गौर से समझो। अब आराम से पढ़ो, देखो देखो जरा गौर से। ये क्या करें, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कोई एक भुजा ले लो, अब मैंने कौन सी भुजा ले ली, ये वाली ले ली, तो इस भुजा के समांतर एक दूसरी भुजा खींच दो, ठीक, ये हमने खींच दी। इन्होंने कहा कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी कि काटने वाली रेखा खींच दो। देखो, एक भुजा के समांतर ये भुजा हो गई, और इस भुजा को इन दो बिंदुओं पर काट रही है। ये देखो, यहां पर काट रही है और यहां पर काट रही है। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात। फिर क्या कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अब आगे देखो जरा, ये हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं, ठीक। चलो, फिर क्या करें, अगर एक रेखा खींची जाए तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अगर ये सवाल फिर से समझने का प्रयास करो तो कह रहे हैं कि एक त्रिभुज बनाओ, बना लिया, एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा बनाओ, बना लिया। फिर हमसे कह रहे हैं अगर ऐसा करते हो तो जो ये भुजा है, जो पूरी की पूरी, और जो ये भुजा है वो बराबर अनुपात में डिवाइड हो जाती है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? देखो, एक क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है, और ये डाउट ये है कि जो एक्सरसाइज हमारी 6.1 है, वो 6.1 का सवाल नंबर जो है हमारे पास तीसरा है ना, ये आप क्या पूछ रहे हैं, ये वाले सवाल की बात कर रहे हो ना, ये वाले सवाल की बात, ये हमारे समरूप है कि नहीं, ठीक। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि भैया हमारे पास ये चतुर्भुज बन रहा है, यहां पर भी हमारे पास चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन यहां पर हमारे पास एंगल जो दे रखा गया है 90 दे रखा गया। देखो, ये हमारे पास 90 दे रखा गया है, ये देखो, ये हमारे पास 90 दे रखा गया, हमने ये एंगल देखा नहीं था, ठीक। जबकि यहां पर एंगल 90 नहीं दिया गया था, तो हमने क्या देखा, ध्यान से समझो, हमने क्या देखा कि हमारी जो भुजाएं हैं, है ना, वो समानुपाती हैं। भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं। भुजाएं कैसी हैं, समानुपाती हैं, है ना। परंतु परंतु कोण बराबर नहीं है, इसके 90 है, उसके 90 नहीं है, इसमें 90 मैंने नहीं देखा था, परंतु कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। ओके, अब सही हो गया, तो कोण बराबर नहीं है। अब अगर कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः अतः दोनों आकृतियां या दोनों चतुर्भुज, चतुर्भुज लिख दो, या दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। अब ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना, आपको बताओ, ठीक। तो क्योंकि कोण जो है वो नहीं बराबर थे, अब सही समझ में आ गया ना, अब तो कोई डाउट नहीं, मैंने ये कोण देखे नहीं थे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर अनुपात में बढ़ जाती है। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि मुझे इस सवाल में सिद्ध क्या करना है, तो मैं ये समझूंगा कि मुझे ये सिद्ध करके चलना है कि एडी बटे में हमारे पास डीबी, बटे में डीबी लिख लो या बीडी लिख लो, एक ही बात है। फिर एई और बटे में ईसी, एई बटे में ईसी, ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। क्या यहां तक सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आई इतनी बात? ये मुझे सिद्ध करके दिखाना है। चलिए अब गौर से समझिएगा, यहां पर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने लिखा दिया है, ठीक, क्या दिया है, एक त्रिभुज
या दिया है से शुरू कर सकते हो, या शुरू कर दे सकते हो सीधे माना से। ठीक, माना से, माना से, क्योंकि दिया इसमें कुछ एग्जैक्टली है नहीं, तो हमने क्या लिखा कि माना, माना एक त्रिभुज है हमारे पास, माना एक त्रिभुज जो कि कौन सा है, ABC है। समझ गए, क्लियर है? अच्छा, त्रिभुज की, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा BC के समांतर, BC के समांतर रेखा DE है, जो ABC को D व E पर काटती है। ठीक, जो AB व AC को क्रमशः, क्रमशः मतलब, क्रमशः मतलब कि जो क्रम की बात हो रही होगी कि भैया AB को, यानी AB को D पे काट रही है और AC को E पे काट रही है, AB को व AC को क्रमशः D व E पर काटती है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर समझ में आ गई बात? एक बार फटाफट से बता दो। सर इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर सर वाले याद कर लें कि गेस्ट पेपर आएंगे तब। जो आशुतोष सर आप सभी को बैच के ऊपर इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर कराते हैं, उनको अभी से लर्न करना शुरू कर दो। जब आप लर्न करोगे तभी जाकर के वो आपको समझ में आएंगे। ठीक, अभी से लर्न करना शुरू कर दो सारे बच्चे। ओके, क्या यहां तक सारे बच्चों को बढ़िया से क्लियर? सर आप किताब के भी प्रश्न उत्तर कराया करो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। एनसीईआरटी उठाओ ना, हम हर एक चीज कराते हैं शक्ति बैच के अंदर, है ना? हम हर एक चीज कराते हैं शक्ति बैच के अंदर। चलो देखो, तो हमने क्या कहा, हमने लिखा कि भाई हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटे में DB, यानी AD बटे में DB और AE बटे में EC। चलो इतना काम हमें करना है। फिर उसके बाद अब यहां हम लिखेंगे रचना, एक रचना भी करनी है। रचना का मतलब जो हम खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चीजों को। चलिए गौर से देखो, हमने D से एक लंब डाला AE के ऊपर, किसके ऊपर? AE के ऊपर, और E से एक लंब डाला AD के ऊपर, यानी यहां से हमने एक ऐसे लंब डाला। ठीक, थोड़ा इसको पतला करते हैं, यहां से हमने एक इसके ऊपर लंब ऐसे डाला, समझ गए? और यहां से हमने इसके ऊपर एक ऐसे लंब डाला। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आपको आ रही होगी। क्या कहा मैंने? मैंने कहा यहां से एक लंब इस पे डाला और यहां से एक लंब इस पे डाला। जो D से हमने AE के ऊपर लंब डाला उसका नाम हमने रख दिया M, DM, और E से जो हमने AD के ऊपर लंब डाला उसका नाम हमने रख दिया N। ठीक, तो यहां तक तो मुझे लगता है इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आई होगी। यहां से हमने इसके ऊपर लंब ऐसे डालना शुरू कर दिया। ओके, क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़िया से। चलो, तो अब यही बात हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि बिंदु, बिंदु D से, अब देखिए कितना आराम से पढ़ा रहे हैं, बिंदु D व E से भुजाओं, भुजाओं D से कहां डाला? AE पर, भुजाओं AE व AD पर क्रमशः, अब बताओ AE पर कौन सा लंब पड़ा है? DM, तो हमने लिखा DM, व E से कौन पड़ा है? AD पर EN,
ये लंब हमने खींचे। आई होप इतनी बातें बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आई होगी। ये लंब हमने खींचे और इतनी बात हमने लिख दी। क्लियर है यहां तक? बढ़िया से, बहुत अच्छे से क्लियर है। रोज शाम को 11 बजे पर क्लास होती है, आप आइए और ऐसे ही एंजॉय करिए। चले, मुझे लगता है यहां तक बढ़िया से समझ में इतनी बात आई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं कि हमने अब आगे हम आपको बताते हैं कि अब हम क्या बताने जा रहे हैं। चलो देखो, तो ये चित्र मुझे फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। आप एक ही बार बनाना, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ए, बी और सी मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, आप एक ही बार बनाना। आप तो ऊपर देख सकते हो, मुझे बार बार पीछे जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए ना। तो यहां पर डी हो गया, यहां पर ई हो गया। महबूब मेरे तू है तो दुनिया इतनी हंसी। किसी को बताना मत बेटा मैं क्या गा रहा हूं। ठीक है, समझ गए यहां तक इतनी बात? चलो देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं उपपत्ति। क्या करने जा रहा हूं? उपपत्ति करने जा रहा हूं। उपपत्ति का मतलब समझते हो? प्रूफ करने जा रहा हूं इन चीजों को, सॉरी प्रूव करने जा रहा हूं। ठीक, चलो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, गौर से समझना। पहले हम इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। कौन से त्रिभुज में? इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे। तो अगर मैं आपसे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलूंगा तो आप कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे? आप बोलोगे सर देखो ये आधार ले लेते हैं, एक बार आधार कौन सा ले लेते हैं हम? डीई। ठीक, और इसके ऊपर अगर हम लंब खींचने की बात करेंगे डीई के ऊपर, तो कौन सा लंब खींचेगा बताओ? अगर मैं डीई के ऊपर लंब खींचने की बात करूं तो सर डीई के ऊपर लंब खींचता हुआ मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है एडी के ऊपर खींचा हुआ लंब, जो कि कौन सा दिख रहा है? ईएन दिख रहा है। तो अगर हम इसको आधार मान लें और इसको लंब मान लें, काम हो गया? हो गया कि नहीं बताओ? तो हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी व ई में, अगर हम गौर से देखें त्रिभुज ए डी और ई में अगर हम ध्यान से देखें और हम उसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें, देखना समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें हर बार हमें लाना क्या है? हमें लाना है डी ए डी लाना है पहले। ठीक, तो अगर हम ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, गौर से समझना, मैं चाहो तो कलर कर दूं, मैं इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं, मैं इसका क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं पूरे का। कैसे निकालूंगा? ये हमारे पास त्रिभुज है, ए से लेकर के डी तक हमारे पास आधार हो जाएगा, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। हम इसको आधार नहीं मान सकते पहले, क्योंकि अगर इसको आधार माना तो हमें यहां से लंब चाहिए होगा। ठीक, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारे पास एडी है, तो पहले मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं, आधार गुणे में ऊंचाई, यही तो होता है फॉर्मूला। बढ़िया से, चलो अब हमने लिखा 1/2। आधार कितना है बेटा? आधार है एडी, आधार हो गया एडी, और ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हो गई ईएन, ऊंचाई हो गई हमारे पास ईएन हो गई। मुझे लगता है इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए ऐसी भुजा जिसके अंदर डीबी हो, ये डीबी हो, जिसके अंदर ये डीबी हो तभी काम चल पाएगा, ये डीबी होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला हूं जिसके अंदर डीबी हो। अब डीबी किसके अंदर होगा? टी, ई और बी के अंदर होगा। तो अब मैं क्या निकालूं? अब मैं निकालूं त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। समझना, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल, उसके लिए भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो अब बार बार आधार गुणे ऊंचाई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं। अब आधार कौन सा लेंगे? डीबी। आधार कौन सा लेंगे? डीबी।
ठीक, अब आप गौर से देखो, एडी भी आ चुका है और डीबी भी आ चुका है। देखो एडी और डीबी आ गए, है ना। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे इसका क्षेत्रफल निकालूं। देखो ये हमारे पास क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसका लंब निकालने की कोशिश करूं, इसका लंब निकालने की कोशिश करूं, तो इस भुजा के ऊपर जो लंब गिरेगा वही तो इसका लंब होगा। भाई देखो, इस भुजा के ऊपर जो गिरेगा वही तो इसका लंब होगा, तभी तो हो पाएगा। तो अब मुझे बताओ, इस जो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें हमें कौन लंब दिख रहा है, इसमें तो हमें लंब ही नहीं दिख रहा। तो अगर मैं इस शीर्ष से इसके ऊपर ऐसे लंब खींचना चाहूं तो क्या खींच सकता हूं, बिल्कुल खींच सकता हूं। भुजा तो जरूर हमारी इतनी है, लेकिन ये लंब खींचा जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है ऐसे, और मैं इस शीर्ष से लंब डालना चाहता हूं और इसको आधार मानना चाहता हूं, तो लंब तो मेरा ये खींचेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे सिर्फ इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो लंब हम ये ले लेंगे, लेकिन क्षेत्रफल हम इतने का निकाल लेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां लगेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, लेकिन चूंकि भुजा हमारी, आधार हमारा ये है, तो मैं इसको धीरे धीरे आगे अगर बढ़ा दूं तो ये हम लंब ले सकते हैं, यानी इस बार हम लंब ईएन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हम यहां पर ईएन को ही लंब ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सब समझ गए तो समझो काम हो गया। इस डीबी आधार के लिए ईएन हमारा लंब हो सकता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, बढ़िया से एकदम। सर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं आपकी क्लास कितने बजे होती है। रोज शाम को इसी चैनल पे 7 बजे हमारी क्लास होती है। सारे बच्चे हमारे साथ तैयार रहो, ठीक। और डीप में पढ़ाऊंगा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, क्योंकि बेटा हम सिर्फ पढ़ाने आते हैं आप सभी को, ठीक। अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं इन दोनों को भाग कर दूं। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, फिर बटे में लिख दूं मैं त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर। अब देखो, अब गौर से समझना, यहां पर आया हमारे पास 1/2, फिर उसके बाद एडी इंटू में ईएन, फिर उसके बाद हमारे पास 1/2, फिर डीबी इंटू में ईएन। क्लियर है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। ईएन से ईएन खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। हमारे पास जो बचा उसको उतार लो। बताओ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल बराबर में बचा हमारे पास एडी और बटे में डीबी। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लो, आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर। हमने किया क्या, हमने पहले इस गुलाबी वाले का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसके बाद हमने इतने का क्षेत्रफल निकाला, जो कि हमें ये हल्का हल्का सा ग्रे कलर जैसा दिख रहा है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। किसी भी बोर्ड का बच्चा है पढ़ सकता है हमारी क्लास में, ठीक। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर। सर लंब और आधार कैसे पता चलेगा कौन सा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखो सवाल के लिए मैं अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लंब हमारा वो होता, आधार हमारा वो होता है जिसके ऊपर लंब गिरता है, ठीक। तो अब बताओ यहां से लंब गिर रहा है तो आधार ये हो गया, ठीक। और वैसे अगर इस सवाल के लिए बता दूं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार आधार इसको लेना है, एक बार इसको लेना है, एक बार इसको लेना है, एक बार इसको लेना है, बात खत्म, ठीक है। एक बार लंब इसको लेना है, दोबारा में लंब इसको लेना है, खत्म, ठीक। ये याद करने वाली तरीके हैं। चलो अब आते हैं, इतना समझ लिया, अब फिर से बढ़ो, अब आगे फिर देखो। अब हम निकालते हैं त्रिभुज, फिर से एडीई का क्षेत्रफल, फिर से पुनः हम पुनः निकालते हैं, फिर से यही काम फिर से करते हैं। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, इस बार जब हम ये त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम 1/2 लिखेंगे, लेकिन आधार इस बार हमने ये लिया था, इस बार आधार हम ए ही लेंगे और लंब हमारे पास डीएम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस भुजा पे यही वाला लंब गिर रहा है, तो ए ही आधार हो गया और डीएम हमारा लंब हो गया। तो ए ही हमारे पास आधार हो गया और डीएम हमारा लंब हो गया, ठीक। फिर उसके बाद त्रिभुज, अब देखिए
ऐसी भुजा हमको लेनी है, ऐसी भुजा हमको लेनी है जिसके अंदर हमारा क्या आना चाहिए, ईसी आना चाहिए। तो देखो ईसी कहाँ है, ये देखो, तो मुझे इसको मिलाना पड़ेगा ऐसे, और इस बार मुझे किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है। इस ग्रीन वाले भाग को निकालना होगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई बात? ओम गुप्ता जी नंबर कट जाएंगे। इस थेल्स थ्योरम को इसके अलावा प्रूव करने का कोई दूसरा मेथड नहीं, सिर्फ एक यही मेथड है, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा मेथड लगाया तो कट जाएगा नंबर। समझ गए? इसलिए ओम गुप्ता जी, स्पैम करने से बेहतर है कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक, आ रही बात समझ में? चलो, तो इस बार हमने क्या लिखा, त्रिभुज डी ई और सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीई सी। अभी हमने डीई भी निकाला था, ये डीई सी का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 1/2। इस बार आधार हमारा ईसी होगा, और अब अगर आप गौर से देखो तो ये हम अगर आधार लेंगे तो ये इसका लंब लेंगे हम लोग, क्योंकि इसको हम आगे बढ़ाएंगे जब। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, डीएम। ठीक, अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, कैसे देखो जरा ध्यान से, यहां तक तो क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। मैं लिखूंगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। जब आप 2-3 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये सवाल आपको ऑटोमेटिक छोटा लगने लगेगा। त्रिभुज डीई सी का क्षेत्रफल अगर डिवाइड कर दूं, देखो ये कट गया, ये कट गया, कट गया कि नहीं बताओ, क्या बचा, डीएम बटे, सॉरी ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, एई बटे ईसी। ठीक, इसी बात को लिखना है हमें, क्या लिखना है, 1/2, फिर उसके बाद एई इंटू में डीएम। ठीक है, फिर उसके बाद 1/2, इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, फिर ईसी इंटू में डीएम। ठीक, अभी गौर से समझो, ये डीएम से डीएम कट गया, ये 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ये बचा, और त्रिभुज डीई सी का क्षेत्रफल। क्लियर? फिर यहां से बचा एई बटे में ईसी। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अगर आप समीकरण नंबर 1 को देखो और आप समीकरण नंबर 2 को देखो, आप इन दोनों समीकरणों को गौर से देखो, मैं इनको बॉक्स में बंद कर देता हूं। अगर आप समीकरण नंबर 1 को देखो और आप समीकरण नंबर 2 को देखो, अगर आप इन दोनों समीकरणों को गौर से देखो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, और वो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर ये ए बटे ईसी और एडी बटे डीबी बराबर हो जाए तो जो मुझे लाना था वो हो जाएगा। परंतु प्रॉब्लम इस चीज की है कि यहां तो एडीई लिखा है, यहां भी लिखा है, पर ये डीई बी है और ये डीई सी है। अगर डीई बी का क्षेत्रफल डीई सी के बराबर हो जाए, फिर से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो पानी दे दो, बाहर कोई सुन रहा है मुझे, क्या मुझे कोई सुन रहा है? मानसी, कोई नहीं सुन रहा, मैं इधर बस गर्मी में पढ़ा रहा हूं। क्या मुझे कोई सुन रहा है कि नहीं, एक बार फटाफट से बता दो, आवाज देके पानी मांगते हैं पहले। मानसी, पानी दे देना मुझे। देखो, अब जरा गौर से देखो, हमने क्या बोला, हमने बोला कि डीईबी और ये बोला हमने डीईसी, राइट। अगर ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो आप गौर से देखो, ये अगर इसके बराबर हो गया तो ये वाला पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर हो जाएगा, और अगर ये इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर भी हो जाएगा कि नहीं? अच्छा दिमाग लगाओ, यहां लिखा है राम, यहां लिखा है श्याम सीता, राम श्याम सीता सब बराबर लिखा है मान लो, ठीक। लेकिन ये वाला हिस्सा ये बराबर नहीं है,
तो अगर DEB और DEC बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा, बस इसी को बराबर करना है। तो चलिए अब गौर से समझिए, समझना, ठीक। ओहो हो। चलिए गौर से देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलिए क्या कहा मैंने कहा अगर ये बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा ना। चलो अब गौर से देखो, अगर इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखोगे तो ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, और ये दोनों त्रिभुज दो समांतर भुजाओं के बीच में बने हैं। बने हैं कि नहीं बने हैं बताओ। यानी मुझे क्या पता चल रहा है कि दो समांतर भुजाएं हैं। एक समांतर भुजा हमारे पास, एक भुजा हमारे पास ये है जिसका नाम है DE, और एक भुजा हमारे पास ये है जिसका नाम है BC। अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि एक भुजा हमारे पास ये B और C है, और ये एक हमारे पास D है और ये E है कि नहीं बताओ। और ये एक त्रिभुज हमारे पास ऐसे बन रहा है ना, बन रहा ऐसे बन रहा है, और एक त्रिभुज हमारे पास ऐसे बन रहा है। अरे कौन से रंग से रंगे यार, ग्रीन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें तो क्लियर समझ में आए। एक ऐसे बन रहा है और एक त्रिभुज हमारे पास ऐसे बन रहा है, ये देखो ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ठीक। और ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है ऐसे। अगर हम ये लिखें कि त्रिभुज DEB और त्रिभुज DE और C, ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज DE और B और त्रिभुज DE और C, ये एक ही आधार या समान आधार, समान आधार, इसका भी आधार और इसका भी आधार एक ही है ना। तो समान आधार DE वाले दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं जो दो समांतर भुजाओं, जो समांतर भुजाओं, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि आपको क्लियर हो चीजें, जो समांतर भुजाओं DE और BC, जो समांतर भुजाओं DE व BC के बीच बने हैं, है ना। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो हमारे ऐसे त्रिभुज हैं जो समान आधार वाले हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। अतः अतः त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और अगर ये दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया, सोचो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट आपस में बराबर हो गया। और अगर ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो गए इसका मतलब है कि AD बटे DB और AE बटे EC आपस में बराबर हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, जल्दी बताओ, क्या हो गए यहां तक? बढ़िया, बराबर हो गए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से
अब हम लिख सकते हैं कि एडी बटे में डीबी, एडी बटे में डीबी, और बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। ये हमारा सवाल खत्म होता है। ऐसा ही सेम सवाल हमारे बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का आएगा, डिट्टो एकदम। ये थ्योरम है। अब मैं आप कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जो हमने यहां पर इतना कॉन्सेप्ट बताया है इसको मैं एक पेज में बहुत शॉर्ट में बता दूं? कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि इस पूरे का माइंड मैप मात्र एक पेज में बता दूं? सर जल्दी बताओ। सर बोर्ड एग्जाम के बाद पहाड़ों पर घूमने चलेंगे। नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। हम पहाड़ों पर घूमने जाएंगे, लेकिन हम पहाड़ों पर घूमने अकेले जाएंगे बोर्ड एग्जाम के बाद। भाई हम पत्नी या फिर किसी और के साथ नहीं जाएंगे। पता चला किसी ने धक्का वक्का दे दिया तो क्या करेंगे भाई? आजकल बड़ा डर का माहौल है, हैं? क्लियर है? बता दें? चलो तो अब ना हम एक काम करते हैं, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है, जो हमने आपको ये चीजें बताई हैं, उसको हम एक पेज पे माइंड मैप पे बता देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा एक बार आपको माइंड मैप के तरीके से समझाते हैं। ठीक, पूरा एक बार में माइंड मैप के तरीके से समझाते हैं। चलो देखो, एक हम लोग इसका क्या बनाते हैं, माइंड मैप। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ में अपनी मैथमेटिक्स को पूरा करें, देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो मेन चीज है वो है पढ़ाई। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आपकी पढ़ाई हो, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और पढ़ाई पर फोकस करो, बस इतना समझो। एक त्रिभुज है हमारे पास, उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा है, जिसके दो बिंदु हैं हमारे पास डी और ई, जो कि एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। इतनी बात सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। ठीक, अब माइंड मैप हमारा ये कहता है कि पहले हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर त्रिभुज हम किसका निकालेंगे? डी ई और बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो देखो, अब अगर हम गौर से देखें तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम आधार एडी लेंगे और ये ईएन लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा बताओ? 1/2, और आधार में क्या आएगा हमारे पास? एडी आएगा और ये ईएन आएगा। फिर उसके बाद इसका निकालेंगे तो 1/2, आधार में डीबी आएगा और ईएन आएगा। कट पिट करके यहां से एडी बटे डीबी बचेगा। ये बन गई हमारे पास पहला। ठीक, फिर उसके बाद फिर समझो, अब हम क्या निकालेंगे? फिर से हम त्रिभुज ए डी ई का और त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो सारा खेल बस इसी दो लाइन में है, समझो, 1/2। ठीक, इस बार आधार हम ए लेंगे तो डीएम हमारा लंब हो जाएगा, तो ए बटे ए गुणे डीएम हो जाएगा। इसको देखो 1/2, डीएम के नीचे डीएम ही उतरेगा, रट्टा मार दो। फिर उसके बाद ये हमारा डीएम जो है वो लंब हो गया, आधार हमारे पास ईसी हो गया। ठीक, सब कट पिट करके ए बटे ईसी बचा। ठीक, ये बन गई दूसरी। हम जानते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल
और इसका क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। हम जानते हैं कि डीबी आधार है और ये हमारा त्रिभुज जो है, और जो ये त्रिभुज है हमारा, ये दोनों एक ही आधार पर बने हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर हो जाएगा। और अगर ये बराबर हुआ तो इसका मतलब है कि ये और ये बराबर हो जाएगा, अर्थात AE बटे EC हो जाएगा और AD बटे DB हो जाएगा। ये था सवाल, खत्म। 3 लाइन में है, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप गौर से देखो तो हमने क्या कहा, पहले त्रिभुज ADE यानी ऊपर वाले को 2 बार निकालना ही है, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है। एक बार आधार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार लंब ये रहेगा पहले वाले समीकरण के लिए और दूसरे वाले के लिए ये रहेगा। बात खत्म, बाकी सब कट जाएगा, ये बचेगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहां B होगा, यहां C होगा, और फिर हमारे पास 2 त्रिभुज आएंगे, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज एक ही आधार वाले हैं। इसका मतलब इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। बात खत्म और सवाल खत्म। बताओ क्लियर हुआ क्या? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? ओके सत्यार्थ, देवराज, सामाजिक विज्ञान की क्लास कब होगी? वेडनेसडे को कंफर्म, बुधवार को सामाजिक विज्ञान की पहली क्लास, रेडी रहना। बढ़िया एकदम, चले आगे। अब मैंने इस थ्योरम को 5 बार प्रैक्टिस किया है, बढ़िया, अच्छी बात है।